हेलो स्टूडियो सिक्स फैमिली। आज है हमारे साथ रोहमा अफशा जो कि एमबीबीएस की स्टूडेंट हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि एक एमबीबीएस स्टूडेंट की जर्नी क्या होती है। ओके, तो रोहमा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। और मुझे लगता है कि शायद एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स ठीक नहीं होते। ओके, हम्म। अच्छा तो रोहमा आप मुझे सबसे पहले ये बताएंगी कि आपको आई थिंक एडमिशन हुए साल हो चुका है। नहीं, फिफ्थ में। ओके, चले आपका फर्स्ट ईयर है, मेरा ठीक है। तो एक एमबीबीएस का जो स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसको आफ्टर एंट्री इन द कॉलेज कौन कौन सी हर्डल्स हैं जिनका सामना करना पड़ता है? जो मेजर स्ट्रगल है बैच 29 की, हम्म। वो ये है कि हमारे टाइम पे 70% पासिंग है हम्म। और 90% अटेंडेंस है। ओके। पहले होता था 70 अटेंडेंस और 50 पासिंग, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है इस वजह से। इवन कि हम मेडिकल्स जो होते हैं वो अब ये कह रहे होते हैं बस अल्लाह पास करा दे। जो पहले एक मार्क पे होते थे कि 99% आनी चाहिए, तो हमारा ये होता है कि बस पास हो मतलब जाए। मुझे लगा था कि एमबीबीएस में मेडिकल की फील्ड में एंटर होने से पहले आप पे जो प्रेशर होता है मार्क्स का वो होता है, क्या एंटर होने के बाद भी उतना ही प्रेशर होता है? एंटर होने के बाद उससे ज़्यादा होता है। एंटर होने के बाद, पहले एंटर होने से पहले आपको मेरिट बनाना होता है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए और वो आ जाते हैं। लेकिन आफ्टर एडमिशन आपको पास होने के लिए उतना टेंशन लेनी पड़ती है। मतलब उसको मेंटेन रखना मुश्किल है। मुश्किल है। मुझे लगता है कि एमबीबीएस में कोई भी स्टूडेंट बहुत 100 में से एक होगा कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट पे एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए, हम्म। ठीक है। तो जिनका नहीं होता, हम मोस्ट ऑफ देम डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम चलो एक दिल बर्दाश्त होके कर लिया, उससे ट्रैक पे चल पड़े और कोई बात नहीं दोबारा दे लेंगे। हम्म। तो जो डिप्रेशन में चले गए, व्हाट वुड यू से अबाउट देम? डिप्रेशन में जो चले गए उनके लिए तो यही है कि वो सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। मुश्किल होता है, आपको आपने इतनी स्ट्रगल की होती है, मिडनाइट आप जागे होते हो, स्लीपलेस नाइट्स इतनी होती हैं आपकी, आप सुबह उठ के जाते हो, फिर एकेडमीज वगैरह जाते हो, तो मुश्किल होता है। लेकिन आप जितनी जल्दी उसको एक्सेप्ट करोगे उतना ज़्यादा बेटर आप आगे परफॉर्म करेगा। एक्सेप्ट करना पॉसिबल भी तो नहीं होता ना। मतलब मुश्किल होता है आपने वो। इतना एक्सपेक्ट किया होता है खुद से, फिर उस फेलियर को एक्सेप्ट उसकी करना। बहुत मुश्किल होता है, बट अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है और आप में नर्व्स हैं, ज्यादा गेम ये नर्व्स की है। जिसके नर्व स्ट्रांग होंगे वो कर जाएगा, जिसके नहीं होंगे, अगर आपने थोड़ी सी बात में बहुत बड़ी बात है कि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, मेहनत की, आपका नहीं हुआ, बहुत मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना, बट आपको करना पड़ेगा। एंड आई क्योंकि थिंक अगर आपने आगे बेटर परफॉर्म करना है तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले कि अच्छा नहीं हुआ, इट्स ओके, मैं दोबारा करती हूँ। नहीं तो और भी बहुत ज्यादा सारी फील्ड्स हैं कि तो जरूरी तो नहीं होता हर बंदा इस चीज के लिए रेडी हो कि कोई बात हम्म। नहीं, मेरा प्लान ए काम नहीं कर रहा, मैं प्लान बी पे चली जाऊँ। हम्म। तो लेकिन उसके लिए भी यही है कि आपको जल्दी डिप्रेशन से बाहर आना है, ताकि आप आगे तैयारी कर सको, अपना माइंड बना सको कि अच्छा नहीं हुआ, इट्स ओके। बट जिसमें कोई बेहतरी थी कि मेरा नहीं हुआ, अब मैं उसको ज्यादा अच्छे, हो सकता है आपका किसी लो मेरिट कॉलेज में हो, वैसे ये नहीं है मैटर एडमिशन करता है, बट कुछ का ड्रीम होता है कि वो सिर्फ हाई मेरिट कॉलेजेस में जाएं, किंग एडवर्ड, अलामा इकबाल या एफएमयू। तो इस तरह हो सकता है आपका नेक्स्ट टाइम किसी ज्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाए। बट अबाउट पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, हम तो कर लेंगे कि कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं हुआ कोई और ऑप्शन सही, प्लान बी हम्म। बैकअप एवरीथिंग। बट जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एंड वो जो हमारे ऊपर प्रेशर होता है, उससे कैसे डील किया जाए? इसके लिए आई गेस पेरेंट्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि गलती पेरेंट्स की भी नहीं है। जब बच्चा बहुत ज्यादा लेके आ रहा है, स्टार्ट से आउटस्टैंडिंग बच्चा है, वो सारा कुछ कर रहा है, तो अगर एक पॉइंट पे उसके साथ हार्ड वर्क हो गई है या उसका नहीं हुआ, तो पेरेंट्स को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अच्छा ठीक है दोबारा बच्चा कर ले। लेकिन ये बात बच्चे के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होती है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से, और पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं। आई गेस पेरेंट्स की उतनी नहीं होती जितनी, पेरेंट्स की भी होती है लेकिन टीचर्स की कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती ऐसे हैं। ही होता है। ओके, एंड रोमा मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है कि आपने अगर पहली अटेम्प्ट की है टेस्ट की तो अब पहली ही अटेम्प्ट आपकी पास हो जाए।
बहुत कम पहले अटेम्प्ट में होता है, मेजोरिटी जो होती है सेकंड अटेम्प्ट, इवन कि थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट भी स्टूडेंट्स लेते हैं, थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट भी स्टूडेंट्स लेते हैं। अच्छा, जस्ट इन केस एक अटेम्प्ट का तो यार सुना था, मतलब 1 साल का आपको गैप लेना, लेकिन 3-4 साल का गैप। 3-4 साल का। और मैं 2023 में मुझे याद है कि एक स्टूडेंट था, उसकी 7th अटेम्प्ट थी, 7th अटेम्प्ट। अल्लाह, डिप्रेशन नहीं होता 7 साल? होता होगा, बट समटाइम हो सकता है उसकी, लेकिन देखा जाए तो डिप्रेसिंग था, लेकिन उसकी ये भी एक स्ट्रगल है कि उसने वो 7 साल डिटरमिनेट था। डिटरमिन था। तो आई थिंक ये भी एक गुड थिंग है, लेकिन आई गेस मेरा गलत भी हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। हाँ, मतलब तुम्हें लगता है कि हमें पहले 7 साल हम सिर्फ अटेम्प्ट्स लगाते एडमिशन के हैं? लिए हाँ, 7 साल लगा दें। क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारी लंबी फेज आती है। कितना टाइम लगता है आपको इस करियर में? 5 साल तो हो गए हमारे एमबीबीएस के, उसके बाद 1 साल हाउस जॉब का। उसके बाद अगर आपने अब्रॉड जाना, स्पेशलाइजेशन भी आती है। अगर आपने अब्रॉड जाना है तो यूएसएमएलई, और अगर आपने नहीं जाना तो एफसीपीएस के आप पार्ट 1 पार्ट 2 4 साल उसमें चले जाएंगे स्पेशलाइजेशन में। तो बहुत लेंथी पीरियड है एक डॉक्टर का, अच्छा डॉक्टर 40 साल बनने तक में। कागज पढ़ते ही रहो। मतलब आई थिंक सो हमें इतना टाइम नहीं लगा इतना देना टाइम नहीं चाहिए। लगाना आई थिंक एक बार करो, 2 बार करो, अब बहुत पैशनेट हो 2 अटेम्प्ट्स दे लो, नहीं होता देन यू मस्ट हैव प्लान बी। चाहिए। आई थिंक सो। और बट मुझे आई ऐसा लगता है कि सेकेंड अटेम्प्ट बगैर किसी बैकअप प्लान के नहीं देने चाहिए, थर्ड अटेम्प्ट। बट पाकिस्तान में ऐसा है कि ये जो होते हैं ना, इनके टेस्ट हमेशा एंड पे होते हैं। मतलब ये मेडिकल के एमडीकेट एंड पे होते हैं, मतलब जहाँ बंदा वहां अप्लाई कर रहा होता है दूसरे इंस्टीट्यूट्स में, इनकी वो टाइमिंग मैच नहीं टाइमिंग करती। मैच नहीं वो करता, धोबी का कुत्ता घर का ना ना घाट का। घाट का, ना हम उधर के रहते हैं, ना उधर के ना रहता। उधर के। तो आई थिंक हमारे इदारों को इस चीज को भी देखना थोड़ा चाहिए। सा देखना चाहिए, इनकी टाइमिंग ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। इवन के जब हम आगा खान जो यूनिवर्सिटी है उसका मार्च अप्रैल में हो जाता है, और जो ई कैट है इंजीनियरिंग का वो भी बहुत पहले हो जाता है, इवन कि वो तो सेकेंड ईयर के एग्जाम से भी पहले हो जाता है ई कैट। और और एमडी कैट के लिए 5-6 महीने बाद एमडी कैट होता है, उसका आगे भी बहुत लंबा प्रोसीजर है कि बाद में आपका रिजल्ट आएगा, फिर मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर आप अप्लाई करोगे, मेरिट फिर कितना उसके होता बाद है? में मेरिट लिस्ट। लास्ट टाइम का जो कट ऑफ था वो था आई गेस 94 पॉइंट समथिंग, 94 पॉइंट पॉइंट समथिंग। समथिंग। एंड एप्लीकेंट्स कितने होते हैं? एप्लीकेंट्स जो 2024 में ऑलमोस्ट 2 लाख स्टूडेंट ने एप्लीकेट दिया। 2 2 लाख। लाख। 2 लाख तो उसमें पास आउट कितने होते हैं? उसमें से जिनका एडमिशन हुआ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, वो तो जस्ट 3600 इन पंजाब। ओके ओके, 3600 मतलब जो होते हैं पास आउट होते हैं। अगर एक साल में समझो एक बैच निकला है, 3600 डॉक्टर्स का डॉक्टर्स निकला निकला है, तो सैचुरेशन नहीं होती? बहुत ज्यादा सिचुएशन होती है, जॉब्स नहीं है डॉक्टर्स की। तो फिर अवाम इसके पीछे क्यों पड़ी है? सोसाइटी आई गेस, क्या मतलब? सोसाइटी प्रेशर, मुझे लगता क्योंकि है कि हम बचपन से बड़े होते हैं ना, तो हम यही सुनते हैं सोसाइटी से, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। तो मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स के माइंड में भी वहीं से ये चीज़ आती है, फिर आगे वो ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी विल से डॉक्टर बनना चाहते हो तो वो फिर वर्थ इट है, लेकिन अगर सोसाइटी का या फैमिली प्रेशर है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल एंड होती आई है। थिंक कि पेरेंट्स को भी अब इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि होनी आपका चाहिए, बच्चा जिस फील्ड में बेस्ट है उसको वहां जाने दो, हाँ, जाने दो। उसको ऑप्शन दो। इट्स नॉट कि नहीं भाई डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर। एंड क्या लेकिन इसमें कोई फ्रीडम होनी चाहिए कि बच्चा अपना करियर खुद सेलेक्ट कर सके, तो इसमें पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए ये तो बात। सुसाइड के मैंने भी कुछ केसेस सुने हैं। हम्म इवन कि एमबीबीएस में एडमिशन के बाद एमबीबीएस स्टूडेंट भी सुसाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप वही मैंने पहले भी बात की है कि पास होने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, मतलब आप सस्पेंड हो जाते हो? रिटेन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट। और अब जो 65 यूएचएस का है और बाकी जो इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है उसमें 70% है, हमारी जो है वो उसमें 70% है। तो उसमें इवन कि सप्ली वाले स्टूडेंट सप्ली में भी वो नहीं कर पाते, तो वो डिटेन हो जाते हैं। तो आप इतनी स्ट्रगल करके पीछे से जो आए हो वो सारा कुछ
वेस्ट तो नहीं कहा जा सकता, बट ये थोड़ा सा मतलब सिस्टम। तुम्हें नहीं लगता कि एक तो आपने मेरिट इतने हाई कर दिए, ठीक है, हम्म एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं समझती हूँ कि शायद एक पर्सपेक्टिव से ये चीज अच्छी है कि मेरिट हाई है, हर दूसरा बंदा डॉक्टर डॉक्टर ना नहीं बना बना। बैठा हो, ठीक है, वही जो वाकई इसको जो डिजर्व करते हैं डिजर्विंग या हो। जिनका इतना कैलिबर है। एंड सेकंड थिंग इज के फिर जो बच्चे एक फुल पैशनेट होके, ठीक है, अपना मैक्सिमम इस फील्ड में लगा के आते हैं, एंड देन उनको वो चीज नहीं, डिजायर्ड फील्ड में वो नहीं जा पाते हैं। एंड आई थिंक सो कि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम, मेरिट उन्होंने इतने हाई कर दिए हैं, इतने हाई कर दिए हैं, ठीक है, एक दो बंदा इतनी स्टेप्स कवर करके इस फील्ड में आए, फिर उसके बाद कितने के बाद आपको सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड का ये सीन है कि आपकी पासिंग 70% है, आपको पास होने के लिए 70% मार्क्स चाहिए। ये मैं कह रही थी आर्मी, और सिचुएशन ये है कि एफएससी में 33% है स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे, जहाँ पे 90 100 लेना भी मुश्किल नहीं है। और आप एमबीबीएस में आए हो जहाँ पे मुश्किल है, वहाँ पे 70% पास। 70% पासिंग पहले नहीं होती थी, पहले 50% पासिंग थी, 50 पे भी स्टूडेंट रिटेन होते थे, और अब 70% पासिंग है। तो ये नहीं, मुझे थोड़ा लगता सा है कि जो बच्चा एमबीबीएस में एडमिशन ले सकता है तो शायद उसको सस्टेन भी कर पाता है, कर सस्टेन कर पाता सकता है, है। बट ये बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। हम ये सेवेंटी कह सकते परसेंट हैं कि वो बहुत आगे अपना उनका जो पोटेंशियल है वो नहीं रहता, नहीं रहता। स्टूडेंट जो अभी मैंने, डाइवर्ट हो जाते हैं। नहीं स्टूडेंट डाइवर्ट नहीं होते। एक बच्चा बहुत मेहनत करके आ रहा है, उसने आगे भी मेहनत करनी है, बट 70% लेना इज टू डिफिकल्ट। बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक तो ये होता है कि हम, हमारा जो एफएससी का होता है ना, वो टोटली डिफरेंट है एमबीबीएस से। एफएससी में एक बुक है, उसकी इवन की स्कीम भी है कि इसमें से इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने से इतने, तो स्टूडेंट उस लिहाज से तैयारी करता है और वो मार्क्स ले जाता है। एमडी का है एक, आपका कोई परफेक्ट सिलेबस नहीं है, आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन बॉडी, तो वो कहीं से भी आपको कुछ भी दे सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, बट फिर भी वो नहीं कर पाते। कि आप मतलब आपकी फील्ड में भी ऐसा होता है कि आपको बस कॉन्सेप्ट लेने होते हैं एंड एग्जाम आया तो मैक्सिमम आपके नर्व्स काम किए तो आप कर जाओगे, और अगर आपके पैनिक ना, होते हैं। बहुत पैनिक अटैक्स बहुत ज्यादा कॉमन है। कल मेरा ब्लॉग था, परसों मेरा वाइवा है, बट ये था कि मैंने देखा है पैनिक अटैक 2-3 दिन पहले आ रहे होते हैं, आपका ब्रेक डाउन हो रहा होता है, पैनिक अटैक्स, आपका ब्रेक डाउन प्रॉपर वाला हो रहा होता है। एंड मतलब तुम्हें इस सिचुएशन में टीचर्स ने कभी आपको कंसोल किया? नहीं। हम्म एब्स्ट्रैक्ट ये है कि आप इस फील्ड में अपनी विल से आओ, अपनी वरना विल मत से आओ। आओ, वरना ना हो। अगर आप किसी की एक्सपेक्टेशंस को रिटेन करने के लिए आ ना रहे हो। हैं, मत आए, क्योंकि आप फिर उसमें चल नहीं फिर पाओगे। आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। जब तक आपके अंदर मोटिवेशन है ना कि मुझे मेरे लिए करना है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे अगर आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो तो एक टाइम पे आप उकता जाओगे कि नहीं बस नहीं हो। अपनी वजह से भी जब आते हैं ना, तब भी एक टाइम ऐसा आता है कि आप कहते हो बस नहीं हो रहा, और उस टाइम पे आई गेस फ्रेंड्स का और पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कि वो आपको कंसोल करें, आपको मेंटली रिलैक्स करें। तो ओके,